श्रोताओं, नए व्यक्तित्व से मिलना, उनके बारे में जानना और जीवन में आई उनकी चुनौतियां, उनकी उपलब्धियों के माध्यम से उनके विषय में अधिक जानने के उद्देश्य से ही हम आपके समक्ष लेकर आए हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आपको भी इंतजार होगा कि आज के हमारे अतिथि कौन हैं। तो लीजिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और मैं डॉक्टर मधु जैन आज आपको बताती हूँ श्रोताओं कि स्टूडियो में हमारे साथ कौन से मेहमान उपस्थित हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अतिरिक्त कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम प्रवीण कुमार वर्मा जी। प्रवीण जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मधु जी। आज आप स्टूडियो में हमारे पास आए, अपना कीमती समय आपने निकाला। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी और कहाँ हुई है और अपने बारे में आप हमें बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर बांधा बाजार, जो वर्तमान में चौकी तहसील और अभी वर्तमान में वो जिला भी बन गया है, वहां पर मैंने प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद जो नवोदय विद्यालय जो आजकल सभी जिले में है, मेरी 6वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई जो है जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, वहां पर मैंने पूर्ण की है। और 12वीं की परीक्षा के उपरांत में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है राजनांदगांव में, वहां पर मैंने कंप्यूटर साइंस में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है। जी, इस पद पर आने के लिए या इससे पहले भी आप किन पदों पे स्थापित रहे और आपके कार्यस्थल कौन से रहे और कैसे आप इस पद तक आए, उसके बारे में, आप इस यात्रा के बारे में जरा बताएं हमें। बेसिकली इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद में और भी पढ़ाई होती थी, हायर ग्रेजुएशन मुझे करना होता, और जो मेरा फील्ड था उसमें स्कोप जो भी थे वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ थे, जो कंप्यूटर साइंस जो मैंने सब्जेक्ट लिया हुआ था। और उसके लिए मुझे अतिरिक्त समय भी देना पड़ता तैयारी के लिए, और मुझे निश्चित रूप से जो मेरा स्कोप होता, फील्ड होता, वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ होता। तो मुझे पहला तो छत्तीसगढ़ से बाहर जाने का मन नहीं था। बहुत बढ़िया। और मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जो मैं जब बचपन में छोटा था उस समय देखता था तो मेरे पिताजी भी जो है तैयारी करते थे। मुझे इंजीनियरिंग करते तक कभी ख्याल में नहीं आया कि मुझे सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी है या मुझे सिविल सेवा में जाना है। परंतु कहीं न कहीं था, जब मैं बचपन में छोटा था, 5वीं में पढ़ता था या घर पे रहता था, उसमें पिताजी शादी होने के बाद भी उस चीज की तैयारी करते रहते थे। हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो मेरे मन में या दिमाग में वो चीज छपी थी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और बचपन में भी मुझे 12वीं और इंजीनियरिंग करते तक कभी आया नहीं कि पापा ने ऐसा बोला हो, लेकिन जब मैंने तैयारी चालू की और सिलेक्शन हुआ तब मुझे बचपन की बातें याद आई। कभी न कभी तो पिताजी ने कहा था, पापा ने कहा था कि यार ऐसा कुछ बनना, कलेक्टर बनना या ये बनना करके। तब मुझे लगता है कि वो माइंड में कहीं पर घर कर गया था वो चीज। और पढ़ाई करने के बाद में अचानक से मुझे आया कि मैंने तो रिजल्ट का वेट भी नहीं किया फाइनल होने के बाद में, और मैंने सीधे तैयारी के लिए जो है दिल्ली का रुख कर लिया। और वहां पर मैंने तैयारी की 6 महीने। उसके बाद वापस में घर आकर के मैंने साल भर और पढ़ाई की, और प्रथम नियुक्ति के रूप में ही मेरी जॉब जो है वो वित्त सेवाधिकारी के रूप में, ट्रेजरी ऑफिसर जैसे बोलते हैं, उस रूप में हुआ। परंतु उसमें मैं 2 महीने के रूप में ही कार्यरत था, और उसके बाद में मेरा जो है चयन वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो गया। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद में मेरी विभिन्न जगह पे पदस्थापना रही। प्रथम पदस्थापना मेरी धमतरी में रही, वहां मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ था, और विभिन्न जो विभाग होते हैं उनका भी काम मैंने देखा। उसके बाद में पुनः जो है मेरा स्थानांतरण जो है जगदलपुर में हुआ। तो लगभग 18 से 20 मैंने 3 साल की सेवा पूर्व में भी जगदलपुर में दी, और उस समय यहाँ पर एसडीएम के रूप में और कलेक्ट्रेट में मैंने सेवाएं दी। उसके बाद में 3 साल होने के बाद में मेरी दुर्ग पदस्थापना रही, और दुर्ग पदस्थापना में भी मैंने वहां 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, विभिन्न नजूल अधिकारी के रूप में रह करके कलेक्ट्रेट में भी विभिन्न सेवाएं दी। और उसके बाद में पुनः वर्तमान में मैं विगत 2 वर्षों से जगदलपुर में पदस्थ हूँ। जगदलपुर में मुख्य रूप से पदस्थ तो मैं इलेक्शन ऑफिसर के रूप में रहा 1 साल, और उसके बाद में विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से मैं आयुक्त नगर निगम के पद पर अभी कार्यरत हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं मन में मेरे था कि मुझे शायद यूपीएससी करनी। तो आपके पिताजी और माताजी क्या करते थे, आपने उसके बारे में नहीं बताया? पापा जी तो शुरू से जो है वो टीचर भी थे, टीचर छोड़ करके फिर वो पटवारी बने। पटवारी के बाद में उनका पदोन्नत हुआ, और वर्तमान में वो राजस्व निरीक्षक हैं, राजनांदगांव में पदस्थ हैं। मदर भी जॉब में थी, परंतु वो बच्चों को, मतलब जॉब में थी तो नहीं, सिलेक्शन जरूर हुआ था, परंतु घर की जिम्मेदारियों और उनको देखते हुए उन्होंने जो है वो हाउसवाइफ के रूप में चुना। और निश्चित रूप से जो माता पिता का गाइडलाइन रहा है और उनका जो सहयोग रहा है, उसके बदौलत ही जो है मैं लगता है कि मैं आज इस पद पर पदस्थ हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी माताजी चयनित होने के बाद भी उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारियों को चुना। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि यदि घर पर महिला या माँ आपको सहयोग करती हैं हर तरह से, तो उनके व्यक्तित्व की भी छाप कहीं ना कहीं अंदर आपकी आती है।
निश्चित रूप से जो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, और जब आज की डेट में मेरी खुद बिटिया है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हम जैसा उसके साथ में व्यवहार करते हैं, हम जो उसे सिखाते हैं, हम जो उस पर ध्यान देते हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे वही सीखते हैं। अच्छा। तो जो हम आज सीखे हैं या जिस पथ पर हम हैं या जैसा व्यवहार हमारा है, वो निश्चित रूप से हमारे माता पिता की छवि है, और उनका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव बच्चों पर माता पिता का ही पड़ता है। आप बताएं कि आप चयनित हुए तो आपने राज्य सेवा आयोग की परीक्षा दी थी या संघ लोक सेवा आयोग की? नहीं, मैंने संघ लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा दी थी प्रथम प्रयास में, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाया, और प्रथम प्रयास में ही राज्य सेवा परीक्षा में चयन हो गया। तो उसके बाद से मैंने उसका प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई किया। हमने सुना है कि ये परीक्षाएं काफी जटिल और कठिन होती हैं, और आज हमारे बस्तर के काफी युवा इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आप 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे कि सही है ये या मिथ है ये? निश्चित रूप से, चूंकि डिप्टी कलेक्टर का पद राज्य स्तर पर जो है वो सर्वोच्च पद होता है, और संघ लोक सेवा आयोग में जो है कलेक्टर का पद सर्वोच्च होता है, जिसकी तैयारी अगर भारत स्तर पर या प्रदेश स्तर पर देखेंगे तो चूंकि वो सर्वोच्च एग्जाम है, इसलिए सर्वोच्च उसमें जो है कठिनाई और टफ होता है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, क्योंकि कंपटीशन उनको ऑल ओवर इंडिया से मिलता है, इसलिए सर्वाधिक टफ परीक्षा तो यूपीएससी की है। उसी प्रकार से जब हम राज्य में देखते हैं तो सर्वोच्च पद डिप्टी कलेक्टर का होता है, जिसके लिए सभी बच्चे तैयारी करते हैं। तो जितने भी मेरिट के परीक्षार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सभी इसमें करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका ऑटोमेटिक जो है वो कठिन हो जाता है उसमें से। बिल्कुल। आपने तो बताया आप कई जगह पदस्थ भी रहे, और आपके अंदर एक भाव शुरू से था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही अपनी सेवाएं देना चाहता हूं, और ईश्वर की कृपा से आपको पदस्थापना भी यहाँ पर ही मिली है और आप अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो इसके पीछे कोई विशेष बात थी या आपने स्वयं से ये बात चुनी? ऐसा था कि जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया तो सिर्फ ग्रेजुएशन से तो कुछ नहीं होना था। उस समय पर 2012 की बात है जब मैं पास आउट हुआ, तो उसके लिए हायर एजुकेशन में मुझे एमटेक भी करना होता। एमटेक के बाद में वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे मेट्रो सिटीज पे ही प्लान करना होता। तो मैंने चुना कि अगर मैं ये 2 से 3 साल मेहनत करने के बाद मैं कहीं सेटल होता हूं, तो मुझे लगा कि उस 2 से 3 साल को अगर अपने राज्य के लिए ही या राज्य की परीक्षाओं में अगर प्रयास करता हूं तो निश्चित रूप से मुझे उसमें सफलता मिल सकती है। और उस सफलता का सबसे बड़ा रिजल्ट तो मुझे यही मिलेगा कि मेरी नियुक्ति जो है वो राज्य में ही होगी। और क्यों ना अपने लोगों के ही बीच में रह करके काम किया जाए, तो मैं शायद हमेशा उनके लिए एक सहयोगी के रूप में उपलब्ध रहूंगा। तो ये मेरे मन में था कि क्यों ना उसके लिए प्रयास किया जाए। कह सकते हैं कि कुछ अच्छा समाज में करने के लिए आपके मन में ये विचार था, और आपने इस दिशा में प्रयास भी किया और आपको सफलता भी मिली। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने इतनी जगह काम किया है, कई बार ऐसा होता होगा कि चूंकि ये सर्वोच्च पद भी है और कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं, और वैसे तो शासकीय कार्यालयों का टाइम सुनिश्चित होता है, एक 10 से 5, 11 से 6 इस तरह का, किंतु इस पद पर रहते हुए मुझे नहीं लगता कि समय की जो सीमा आप लोगों के ऊपर लागू होती, क्योंकि आप लोग को तो 24/7 काम करना होता है। तो इतनी व्यस्त जो आपकी दिनचर्या होती है उसे आप कैसे मैनेज करते हैं या उसका प्रबंधन कैसे करते हैं समय का? राज्य में कहें, राज्य स्तर पर कहें, और भी विभिन्न पद हैं जो हमारे समकक्ष है, परंतु जो चैलेंजेस एज ए डिप्टी कलेक्टर जो हमारा कैडर होता है, सबसे टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि वास्तव में जो आपने कहा कि 24/7 वही जॉब हमारी है। इसमें किसी प्रकार से निश्चितता नहीं रहती है कि हाँ मैं रोज 7 से 8 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूंगा या जिम जाऊंगा, या रोज शाम को 6 से 7 मैं खेलने जाऊंगा, मेरा बैडमिंटन का रूटीन रहेगा, या परिवार के साथ समय परिवार के समय सैटरडे को मैंने प्लान कर लिया कि आउटिंग में जाऊंगा या संडे को जाऊंगा। वो चीजें जो है वो हमें निश्चित रूप से नहीं मिल पाती, क्योंकि अनिश्चितताएं हैं। हमारा शेड्यूल है उस पूरे जिले में एक प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कब रैली, जुलूस, चक्का जाम ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, कब कोई वीआईपी अधिकारी या वीआईपी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो आ जाए यहाँ पर, किसी प्रकार से प्रोटोकॉल वो लागू हो जाता है, और निश्चित रूप से उस प्रोटोकॉल को और किसी शाखा को या विभाग को बोलेंगे तो उनसे वो उम्मीदें नहीं रह पाती कि वो यहाँ पर अवेलेबल हों या वो उपलब्ध हो जाएं, जितना हमारे ऊपर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो सबसे बड़ा टफ और टास्क इवन ये भी रहता है कि हम पहले से प्लान नहीं कर पाते हैं कि अगले माह के इस 15 तारीख को या 20 तारीख को मैं आउटिंग के लिए किसी अन्य जगह पे जाऊं। होता यह है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि इन माननीय का जो है कार्यक्रम है, या फिर राज्य स्तर या प्रदेश स्तर के भी कुछ कार्यक्रम है वो आयोजन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अनिश्चितता बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए 24/7 की ड्यूटी है। तो बट प्रयास करते हैं जब भी हमें फ्री रहे तो उस समय पे अपना एक शेड्यूल बना लें कि सुबह वॉक पे चले जाएं या शाम को कुछ खेल लें,
तो बट अभी तक ऐसा शेड्यूल तो नहीं बन पाया है फिक्स कि हम ये करेंगे। मतलब एक अनुशासित जो जीवन की चर्या होती है वो नहीं हो पाई है कि, तो इसके अलावा भी आपके कुछ शौक होते हो, आपके व्यक्तिगत शौक जैसे पेंटिंग है या फिर लिखना आपको कोई शौक या गाने का शौक हो, किस तरह के शौक आपके हैं? बेसिकली मुझे बैडमिंटन खेलना और क्रिकेट खेलना ये मेरी हॉबी रही है। तो वो उसके लिए मैं निश्चित रूप से जब भी मुझे समय मिल पाता है, अभी तक ऐसा रहा है कि जहां भी मेरी पोस्टिंग हुई है तो जो साथ में पढ़े एक दो फ्रेंड्स तो मुझे मिल ही जाते हैं, तो उनके साथ मैं कभी भी ये समय निकाल करके या घर पे भी माहौल कई बार बैडमिंटन के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो आसपास के जो भी कभी कलीग्स मिल जाते हैं, ऑफिसर्स मिल जाते हैं, उनके साथ एक ट्यूनिंग बना करके खेलने का मुझे मौका मिल जाता है। दूसरा फिर कुछ कभी स्टडी में हॉबी रही है, तो समय मिलने पर फिर वो मैं घर में समय निकाल लेता हूँ। परिवार में भी आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते, तो परिवार और बच्चों के बीच जो संतुलन है वो आप कैसे करते हैं? हमेशा से एक टफ टास्क रहा है, पर अब चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था ही इस प्रकार से बनी है कि छुट्टियां बहुत कम मिल पाती हैं, बहुत सारे परिवार के सदस्य भी जो है वो जॉब में ही है, तो अब घर वालों ने ही रास्ता निकाल लिया है इस संबंध में कि क्यों ना जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसे सैटरडे या संडे को ही किया जाए। तो कम से कम ये हो जाता है कि लोग अवेलेबल हो जाते हैं उसमें से। उस सैटरडे संडे में भी पहले अब लोग पूछ लेते हैं इसमें कोई कार्यक्रम तो है कि नहीं है। तो अब थोड़ी सी जो घर में पहले जो मुहूर्त देखकर पहले जो मुहूर्त देख करके कार्यक्रम रखा जाता था, अब उसमें ये हो गया है कि सैटरडे संडे को देख करके या छुट्टियां देख करके उसमें कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। तो निश्चित रूप से कभी कभार कुछ इस टाइप से विशेष परिस्थितियां हो पाती हैं कि जिसमें हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। बाकी प्रयास रहता है कि घर के पास रहते हैं तब तो वो अटेंड हो जाता है उसमें से। तो काम को लेकर के या किसी चीज को लेकर कभी आपको तनाव नहीं होता, या कई बार ऐसा भी होता है ना कि प्रशासनिक दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है और कई बार ऊपर से भी कुछ काम आपको करने को निर्देशित किए जाते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, या फिर आप उसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, तो ऐसा कभी कोई तनाव आपने फेस किया हो कभी? चूंकि प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी यही होती है। कभी ऐसे ऊपर से इस टाइप से निर्देश तो कभी नहीं मिले, गलत निर्देश या उल्टा निर्देश हो उसमें से। हाँ, निश्चित रूप से उस व्यवस्था को उस समय पर देखना, संभालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम एज मजिस्ट्रेट वहां पर नियुक्त होते हैं। तो ये तो बहुत सारी परिस्थितियां आई, कोविड के समय पे आई परिस्थितियां, उस चीज को किस तरीके से निपटान होना है। कभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं या कहीं पर फैक्ट्री वगैरह में जैसे एनएमडीसी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। कभी उनके वेतन को लेकर के इस प्रकार से विसंगतियां हो जाती है, चक्का जाम, रैली, धार्मिक प्रदर्शन भी कई बार होते हैं। उस समय पे निश्चित रूप से हमारा सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति में हम होते हैं कि किस प्रकार से उस परिस्थिति से उबरा जाए, क्योंकि एक छोटी सी घटना भी या आपकी छोटी सी लापरवाही भी उसको एक बड़ा एक अंजाम घटना के रूप में हो जाती है। एक साथ 3-4 घटनाएं भी घट जाती है अलग अलग तरीके की, तो प्राथमिकताएं निश्चित करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, निश्चित रूप से वो हो जाता है, परंतु जिले में और भी हम पदस्थ रहते हैं एक साथ में, तो उस हिसाब से उनको वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। कई बार एक जगह पे प्रोटेस्ट भी हो रहा होता है, प्रोटोकॉल भी रहता है, शासकीय योजनाएं भी चलती रहती है, तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दिया जाता है। तो निश्चित रूप से हम उसे, अभी तक तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। कोविड के समय 1-2 बार इंस्टेंस उस टाइप से हुए थे, परंतु अभी तक के मेरे जो 10-11 साल के सर्विसेज में जो है वैसे अप्रिय घटना नहीं हुई है। और जो तनाव की बात कर रही है वो निश्चित रूप से हमारे माइंड में पूरे समय चलते रहता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि हम आज की डेट में निश्चिंत हैं। एक कार्य समाप्त होता है तो दूसरा हमारे जो है वो कतार पे खड़ा रहता है उसके लिए कि आप, हाँ, ये समाप्त हो गया, मुझे पकड़ लीजिए बोल करके। तो ये तो आपने घर, परिवार और कार्यस्थल की बात की, और आप अभी कह रहे थे कि तनाव कई तरीके के भी होते हैं और एक साथ 3-4 परिस्थितियां भी आपके सामने आ जाती है। कभी एक्सीडेंट हो गया, कहीं धरना चल रहा है, कहीं प्रोटोकॉल आ गया। तो ऐसी स्थिति में और अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए आप किस तरह से सामंजस्य बनाते हैं अपने चर्या के, दैनिक चर्या के आधार पर, या ऐसा कोई विशेष आप प्रयोजन जैसे मेडिटेशन वगैरह या योगा, इस तरह का कुछ आपको क्या चीज है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ देता है? हाँ, बेसिकली जब मैं घर जाता हूँ और स्टेज में अगर कुछ रहता हूँ तो मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ, जेब में रख करके गाना सुनते हुए मैं वॉक करना पसंद करता हूँ, और गाने को गुनगुनाते हुए तो थोड़ा मुझे स्ट्रेस फ्री लगता है। और उसके बाद में भी कई बार अगर तनाव में इस टाइप से लगता है, बॉडी में कुछ होते रहता है, तो मैं बॉल लेता हूँ अपने घर पे ही, और ऐसे ही दीवार पे बॉल फेंक करके मैं बॉलिंग का प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो मुझे जब मेरा माइंड उस चीज पे चला जाता है तो निश्चित रूप से ये जो तनाव है, 2 चीजें आपकी बातों से मुझे समझ में आई कि एक संगीत आप सुनते हैं तनाव मुक्त होने के लिए, दूसरा
किसी तरह की गतिविधि, जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपने बताया था, तो आप उसकी बॉल से दीवार से प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कोई रहे ना रहे आप अपने। और एक बात हमने और सुनी, आप बता रहे थे कि मैं कुछ दोस्त हैं मेरे मिल जाते हैं या कुछ कलीग्स के साथ मैं खेलता हूं, तो ये भी कहा जाता है ना कि दोस्तों के साथ, खासतौर से आपके बचपन के दोस्त होते हैं, उनके साथ आप बहुत जल्दी तनाव मुक्त होते हैं। आपका क्या मानना है इस विषय में? हाँ, निश्चित रूप से जब दोस्त आते हैं और बातें होती है तो हम क्या बाकी चीजों को भूल जाते हैं। जब हम अपने में ही खो जाते हैं कि कभी बचपन की बातें याद कर लेते हैं या तैयारी के समय में किस टाइप से बातें करते थे, तैयारी उसके संबंध में बात करने लग जाते हैं। और कुछ नहीं तो हमारे और जो अन्य दोस्त हैं जो हमारे साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करने लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप दूसरे चीजों में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं तो जो डाइवर्ट कर लेते हैं। असल में होता क्या, हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो उस समय जब हमारा ध्यान बॉल पे या बैट पे है, हम खेल रहे हैं, तो बाकी चीजें जब हम वो भूल जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब उन चीजों को हम भूल जाते हैं तो थोड़ा सा तनाव से हमें। तो श्रोताओं से आप ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपने बचपन के दोस्तों से भी जरूर मिलते रहिए, क्योंकि जिंदा दिली उन्हीं के अंदर में होती है, आपके लिए भी खास तौर से। निश्चित रूप से मिलते रहना चाहिए, यादें करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल एक जो बचपन का बचपना आपके मन में जो है आता है और वो एक आपको जीवंत रहता है और आपको एक एनर्जी देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने बताया कि इतनी सारी तो जिम्मेदारियां हैं और आपने अलग अलग जिलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और उन जिलों की जो स्थितियां थी और वहां पर आपने जिस तरह की चुनौतियों का सामना किया, और यहाँ पर आप जब से पदस्थ हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर आपने पाया? बस्तर कैसा लगा आपको? हमारा बस्तर नैसर्गिक रूप से भी समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से, तो आप भली भांति परिचित हैं हमारे बस्तर की परिस्थितियों से। 2 जिलों में मेरी पोस्टिंग मैदानी क्षेत्र थी, जो दुर्ग और धमतरी में पोस्टिंग थी, तो वहां की परिस्थितियां अलग हैं। और बस्तर की परिस्थितियां में मुख्य रूप से जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके साथ में काम करने का अनुभव अलग रहा है, क्योंकि वो मुख्य रूप से अपने जंगलों से जुड़े हुए हैं, यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ में उन्हें थोड़ा सा समझा पाना और मुख्य धारा पे लाकर के मैदानी क्षेत्र के रूप में उनके साथ में ट्रीट करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो जिन चीजों के साथ में अपनी परंपराओं के साथ में चले आ रहे हैं उनको छोड़ पाना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो जितना मैदानी में था चैलेंज, वहां थोड़ी सी एकरूपता या एकजुटता का हम बोल सकते हैं कि कमी मुझे लगती थी। कि कभी कोई विरोध होता था तो कुछ लोग उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के विरोध करते थे या उसके संबंध में आवाज उठाते थे, परंतु वो बस्तर के साथ में नहीं है। सभी एकजुट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के कहना, और उनके बीच में उन्हें समझा पाना थोड़ा सा सबसे ज्यादा टफ टास्क लगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है थोड़ी सी। शहरी क्षेत्र में वो समस्या नहीं है क्योंकि सभी हिंदी बोलते हैं, तो और उनके साथ में संवाद करना आसान होता है और उन्हें कुछ उदाहरण देकर के समझाना आसान होता है। परंतु वहीं जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं और उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर पाना, वो तो हमारे लिए टफ हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो एक भाषा का संवाद के बीच में जो एक अंतर है या हम नहीं बात कर पाते हैं, और चूंकि एज पर्सन है, वो उनकी पढ़ाई भी और बचपन से वो गांव में ही रहे हैं, तो जो उनसे संवाद का जो है वही सबसे बड़ा हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क होता है। और बस्तर लगा कैसा आपको यहाँ पर आने के बाद? बस्तर तो मेरे लिए मतलब निश्चित रूप से स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि मैं 18 से 20 में भी जब फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुई धमतरी से, तब मैं पहली बार ही जगदलपुर आया। उससे पहले तो मैं नहीं आया हुआ था। सुना बस था बस्तर, तो बस्तर की परिभाषा के रूप में यही था कि नक्सल क्षेत्र है, नक्सलाइट है, ऐसा बोल करके। तो जब फर्स्ट बार हुआ तो जरूर मन में एक डर से बैठा, और अरे यार उतने दूर में जाना है, कभी गया नहीं है, फिर कैसे आएंगे, 300 किलोमीटर घर से दूर है। परंतु एक बार जब आया, 2-4 महीने लगे सेटल होने में और साथी बन गए। उसमें से हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ में भी परिवार के रूप में मिला हमें जुड़ने को, मिलने को। उसके बाद से मुझे अपना घर सा लगने लगा उसमें से। वो 3 साल किस तरीके से निकले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इवन उसके बाद में जब मेरी यहाँ से पोस्टिंग दुर्ग हो गई और दुर्ग के वापस से मेरी 3 साल के बाद में पुनः यहाँ पर जब पोस्टिंग हुई, तो मन में बिल्कुल भी निराशा या अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बल्कि एक खुशी सी फीलिंग हुई कि अरे वो तो मेरा जगह है, देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा तो यहाँ की जो हरियाली है, उसके बाद में दूसरा क्या है, जो खुशनुमा मौसम है। मतलब गर्मी में भी जैसी गर्मी बढ़ती है, शाम को 4 बजे जो बारिश मैंने 18 अपने जो पहली पोस्टिंग में देखी, बारिश हो जाती है। तो कभी मुझे उस समय में भी या कभी एसी की जरूरत पड़ी हो, इस टाइप से नहीं लगा मुझे। और घूमने के लिए इतनी सारी जगह है यहाँ पर से कि कभी भी आप सैटरडे संडे को वीकेंड्स में आप निकल जाएं
तो निकलने से पहले मैं कभी नहीं सोचता कि कहाँ जाने, बस गाड़ी में बैठ जाए, उसके बाद में फिर उत्तर जाऊं तो भी मेरे लिए घूमने के लिए जगह है, दक्षिण जाऊं तो भी घूमने के लिए जगह है। तो सैटरडे संडे फैमिली के साथ में घूमने में और आउटिंग करने में कभी ये नहीं रहा। और सभी सुविधाएं बस्तर में उपलब्ध है आज के समय पे, एजुकेशन से लेकर के आपकी स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, लोग भी हैं, शहर अच्छा है, उतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ये तो हम कहेंगे नहीं है। बिल्कुल हमारे बस्तर की खासियत है और आत्मीयता है जो बाहर के लोगों को भी अपने रंग में रंग लेता है बस्तर। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जो बस्तर को अपनी पहली पसंद बनाकर यहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। बिल्कुल। और आपने भी तारीफ की, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। बधाई हो, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। सिर्फ एक क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई किसी और के खाते में। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन, मैसेज या लिंक के माध्यम से आपका OTP, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर अपराधियों से बचें। साइबर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। फोन बज रहा है, लेकिन अगर आप वाहन चला रहे हैं तो यह कॉल कुछ देर बाद भी उठाई जा सकती है। एक कॉल, एक मैसेज या एक पल का ध्यान भटकना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। सुरक्षित ड्राइविंग अपनाइए, क्योंकि जिंदगी किसी कॉल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रवीण जी, आपने बहुत ही सहजता के साथ यहाँ पर अपने सभी बातों का उत्तर दिया और आपको हमारे कार्यक्रम में आना कैसा लगा, और हमारे बस्तर के श्रोताओं को या जो भी श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मधु जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का आपके माध्यम से मौका मिला। मैं उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब मुझे काम करते हुए तो 11 साल हो गया, लेकिन जो सबसे टफ टास्क लगा चैलेंज के रूप में वो आयुक्त नगर निगम के रूप में मिला, क्योंकि अब तक तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का मिला था और जिला मुख्यालय में रह करके काम करने का मौका मिला था, परंतु जो वास्तविक शहरी क्षेत्र है जब उसमें काम करने का मुझे मौका मिला, तो अभी जब कर रहा हूं मैं उस चीज को, तो सबसे ज्यादा चैलेंज या वर्क का स्कोप मुझे दिखता है तो नगरीय क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से उतनी बड़ी जनसंख्या एक ही जगह पे रहती है, उनके बीच में स्वच्छता को बनाए रखना, उन्हें पूरे समय पे पानी की सुविधा उपलब्ध करा के रखना, एक स्वस्थ माहौल उस शहर में बनाए रखना, लाइट की व्यवस्था उस समय पे बनाए रखना, ये सबसे बड़ा टफ टास्क होता है। तो मैं अपने जो भी श्रोता सुन रहे होंगे उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पर्यावरण के प्रति जितना आप सहयोग कर सकते हैं, जन जागरूकता ला सकते हैं, हरियाली ला सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं, पानी का संरक्षण जो मैं देखता हूँ वो उस दिशा में किस प्रकार से आप प्रयास कर सकते हैं। जल ही जीवन है। तो हम ये बचपन से हम देखते हैं, घर में भी जब किल्लत होती थी तो हमने बचपन से देखा है किस प्रकार से एक एक बाल्टी से हमने उस घर को चलाया है। आज तो पर्याप्त रूप में सभी के घर में पानी आते हैं 24/7। वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हम दे रहे हैं, परंतु जनता की अपनी एक स्वयं की जिम्मेदारी है कि आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे बेफिजूल बहने दें, कुछ भी उसका उपयोग करें तो उसका सही उपयोग करें। साथ ही जो ऊर्जा का संरक्षण हमें करना चाहिए उसमें से कि लाइट्स जो हम यूज करते हैं अनावश्यक रूप से ना जलाएं। और सबसे ज्यादा जो है मुझे लगता है कि स्वच्छ रखने के लिए जो हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं। तो शहर में जो है सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन झिल्लियों के माध्यम से, पॉलीथीन के माध्यम से, प्लास्टिक के माध्यम से जो है उसके माध्यम से होता है। तो अगर वास्तविक रूप में कहीं भी अगर नगरीय निकाय अपने कार्य को छोड़ दे, स्वच्छता और सफाई को, अगर 1 सप्ताह या 10 दिन भी वो कार्य न करे तो निश्चित रूप से वो शहर नर्क के रूप में हमें दिखाई देगा। तो हमारा ये प्रयास है सभी जन जागरूकता के माध्यम से कि वो पॉल्यूशन बिल्कुल न करें। आपको जहां भी आपके घर का जो पॉलीथीन जो भी डस्ट निकलता है या आप रास्ते में भी चल रहे हैं तो उसे आप अपने जेब में रख लें या किसी प्रकार से कैरी बैग में रख लें। और जो आपका प्रॉपर डिस्पोजल का है, आपका डस्टबिन है, वो अगर नगरीय निकाय की जो गाड़ियां आती हैं, कचरा कलेक्शन की गाड़ियां आती हैं डोर टू डोर पे, उसके ही माध्यम से दें। और हम अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, पर्यावरण को हरे भरा रखने के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, उस दिशा में हम अधिक से अधिक काम करें तो निश्चित रूप से हमारी जो जीवन की हमारी जो आयु है, हम सभी के लिए उसको एक बेहतर मौका दे सकते हैं। आपके संदेश से हमने ये जाना कि किस तरह से हमारी पृथ्वी के संरक्षण पर
हमें ध्यान देना है और आने वाले समय में यूं कह लें कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी जल का संरक्षण हमें करना है, क्योंकि बहुत सारे शहर अभी नो वाटर जोन की श्रेणी में भी आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये गंभीर समस्या है और बहुत ही अच्छा संदेश आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो पे आए और अपने जीवन के विषय में, अपने विषय में इतनी सारी बातें आपने हमसे साझा की। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए।